स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं अधिकार क्या है। बीए प्रोग्राम्स के सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस है और एसवाईएल का भी पॉलिटिकल साइंस है सेकेंड सेमेस्टर का, सॉरी सेकेंड ईयर नहीं सेकेंड सेमेस्टर का। तो अधिकार क्या है, उसका परिचय है। अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानूनी सुविधा, दावा या विशेषाधिकार है। कानून ही इस अधिकार की रक्षा करती है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहाँ कानून अधिकारों को मान्यता देता है वहाँ इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना या आलोचना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ से अगला पॉइंट है इसका, अधिकार क्या है। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर है जिनसे उन्हें आत्मविश्वास में सहायता मिलती है। अधिकार व्यक्ति के वे कार्य हैं जिन्हें स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। अब लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की आशा नहीं कर सकता है। बोसांगे के अनुसार अधिकार वह दावा है जिससे वह समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग और मान्यता लोक कल्याण के लिए होती है। बारकर के हिसाब से अधिकार न्याय की उस समान व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज और उसके कानून आधारित है। अधिकार दो प्रकार के हैं, एक है नकारात्मक अधिकार और एक है सकारात्मक अधिकार। तो नकारात्मक अधिकार क्या है, जिसमें कोई दखलंदाजी नहीं होता है। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उसके बाद दूसरा है सकारात्मक अधिकार। व्यक्तियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक रूप से सहायता करना, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था करना। अब अधिकारों की अवधारणा का विकास क्या है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई थी। तो फ्रांसीसियों ने भी अपनी आदमी और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की थी 1789 में। अधिकारों का विकास अचानक नहीं हुआ, अलग अलग समय में अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे अधिकारों का विकास हुआ। इसलिए अधिकारों का विकास कैसे हुआ, इसे समझने के लिए अधिकार 3 पीढ़ियां बना दी गई है, जिससे इसे आसानी से समझा जा सके कि कब किस अधिकार की मांग की गई थी। पहला है अधिकार का विकास 3 पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी 18वीं सदी में हुआ था, जिसमें नागरिक राजनीतिक अधिकार, कानूनी मदद पाने का अधिकार, समझौता करने और उन्हें लागू करने का अधिकार। दूसरा पीढ़ी 19वीं सदी में हुआ था, जिसमें आर्थिक कल्याणकारी अधिकारों की मांग, आर्थिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और तीसरी पीढ़ी है 20वीं सदी में सांस्कृतिक सदस्यता के अधिकार, सांस्कृतिक भाषा और परंपराओं की सुरक्षा का अधिकार। अब अधिकारों की अवधारणा क्या है। इतिहास के पूरे दौर में हमेशा यह एहसास नहीं रहा है किसी मानव प्राणी अधिकारों और के पात्र हैं। उदाहरण के लिए बहुत से समाज में राजा और पादरी पुरोहितों को अधिकार प्राप्त रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक क्लासिक उदारवाद के उदय के साथ समान अधिकारों और मान्यता के लिए इस आधार पर मांग उठने लगी थी कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। यह मांग खास तौर से व्यापारी, बुजुर्गा या पूंजीपति की ओर से उठने लगी, जिन्हें लगा कि उनके पास धन दौलत तो उतनी ही है जितनी संपत्ति जमींदारों और राजाओं के पास है, लेकिन उन्हें उतनी ही कानूनी और सामाजिक सत्ता प्राप्त नहीं है। यानी जो पुरोहित या व्यापारी संगठन के लोग थे, उनको पैसे तो उतना ही थे, लेकिन उनको उतना अधिकार प्राप्त नहीं था जितना कि जमींदारों को, पूंजीपतियों को था। बाद में समाजवाद ने अधिकारों और मान्यता की अवधारणा में अपनी व्याख्या जोड़ दी, जिसके बाद 10वीं सदी के प्रारंभिक दौर में सकारात्मक उदारवादियों ने भी वैसा ही किया। 20वीं सदी के मध्य तक अधिकारों की अवधारणा स्वीकृत हो चुकी थी और स्वीकृति काफ़ी हद तक सार्वभौम थी, जिसके अपवाद दक्षिण अफ्रीका व पूर्वी मध्य में अरब जैसे कुछ इस्लामी देश थे, जहां स्त्रियों को आज तक सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर पूर्ण मानव प्राणियों का दर्जा नहीं दिया गया। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के
ने एक प्रकार से अधिकारों की वैधता समाप्त के लिए मजबूती प्रदान कर दी थी। यानी जो अरब देश है या मुस्लिम देश है, उसमें अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पर महिलाओं को पूर्ण रूप से बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद है, प्रत्येक चिंतन धारा ने अधिकारों और मान्यता परिभाषा अपने अपने तरीके से की। जिस प्रश्न का विषय को लेकर दृष्टिकोण में अंतर रहा वह यह है कि व्यक्ति को अधिकार और मान्यता किस आधार पर प्रदान की जाए। यानी व्यक्ति जो है उनको अधिकार किस आधार पर दिया जाए, उसका मानक क्या होना चाहिए। उदारवाद के जन्म से लेकर 300 साल के दौरान इस अवधारणा के विकास के क्रम में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए। उदारवाद ने 300 साल तक इस अवधारणा पर अलग अलग टाइप के सिद्धांत दिए, जिन्हें अधिकारों मान्यता का महत्व अलग अलग आधार पर सिद्ध किया। अब नेक्स्ट है, अधिकारों के मुख्य सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत और चौथा है अधिकारों का आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत और पांचवा है अधिकारों का समाज कल्याणवादी सिद्धांत, छठा है अधिकारों का हाल का उदारवादी सिद्धांत और सातवां है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार या जस्ट नेचुरल होता है। इसका अर्थ है कि हर आदमी को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्ति का उपयोग करे। प्राकृतिक सिद्धांतों का अधिकारों का सिद्धांत यह है कि पश्चिमी दुनिया में अधिकारों की पहली हिमायत यह थी कि जिसका आधार यह था कि मनुष्य जन्मजात कुछ अधिकारों के पात्र है। उसके लिए कुछ विशेष कुल में जन्म या पारिवारिक स्थिति, संपत्ति आदि की सत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उदारवादी जॉन लॉक ने घोषणा की थी कि मनुष्य अपने अधिकारों के साथ जन्म लेता है और ईश्वर अपनी संतान को यह अधिकार उसी प्रकार देता है जिस प्रकार उन्हें हाथ, पैर, आँख, कान देता है। उसके बाद हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की अवस्था मानते हैं। यानी यहाँ व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ होता है और हर व्यक्ति को विवेक से शासित होता है। इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था में अराजकता को खत्म करने के लिए सरकार की स्थापना जरूरी होती है। मतलब जो लोग अराजकता करेंगे समाज के अंदर, तो उसे खत्म करने के लिए इनका मानना, हॉब्स का मानना था कि सरकारों की स्थापना करना भी जरूरी है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था की परिणाम स्वरूप लोग मिलकर राज्य की स्थापना करेंगे। जो बहुत सारे लोग हैं वो मिलकर राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें नियमों का सभी नागरिक पालन करेंगे। जो नियम बनाए जाएंगे उस राज्य में उनका सभी नागरिक पालन करेंगे। यदि व्यक्ति के जीवन को खत्म करने या आत्महत्या करने को मजबूर करता है तो ऐसे राज्य में व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर कोई आदमी किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी राज्य के पास होना चाहिए। जॉन लॉक भी यही मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में ऐसा होना चाहिए। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में आदमी को अपनी गतिविधि करने का पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। प्राकृतिक कानून के सीमा के भीतर अपनी जायदाद के व्यक्तित्व का अपनी इच्छा से नहीं बंधे होते हैं। लोग मानते हैं कि यह समानता की अवस्था होती है और यहाँ सभी लोगों को शक्ति व अधिकार क्षेत्र बराबर है। अब दूसरा पॉइंट है इसका, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन कानून दार्शनिक और बेंथम जैसे उपयोगितावादियों ने किया था। जिसमें सबका कहना था कि मनुष्य के अधिकार कानून से निष्पन्न होते हैं और स्वयं कानून उपयोगिता पर आधारित है। बेंथम का कहना था कि कानून और अधिकार किसी भी व्यक्ति के मात्र दो पहलू हैं। वह एक ही है। एक कानून का वस्तु पूरक पहलू है और अधिकार व्यक्ति पारक है। राज्य अधिकार पत्र तैयार और विहित करता है, यानी राज्य कानून बनाता है, अधिकार तय करता है किसके पास कितना अधिकार होना चाहिए। और इसलिए अधिकार राज्य में पहले से मौजूद नहीं रहते हैं, बल्कि स्वयं राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कायम होते हैं। पहले से अधिकार तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन जब राज्य बन जाता है, अस्तित्व में आता है, तब वो अपना बनाता है। अधिकारों की गारंटी भी राज्य का कानूनी ढांचा ही देता है। अधिकारों की जो गारंटी है वो राज्य का जो ढांचा है ना, कानून व्यवस्था, वही देता है। फिर वह राज ही होता है जब वो चाहता है कि अधिकारों की स्थिति में परिवर्तन करता है
लेकिन राज्य जब चाहे तब आपके अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उन्हें इतना ज़रूरी नहीं कि अधिकार राज की ही देन हो, लेकिन वे अधिकार तभी होते हैं जब राज उसका पालन करवाता है। यानी अगर कोई कानून बनाया गया, कोई अधिकार दिया गया, तो राज का ही एक बनता है कि वो उसको पालन करवाए पब्लिक से, यानी नागरिकों से। अधिकारों के कानून सिद्धांत को बाद के सकारात्मक उदारवादी चिंतकों ने अस्वीकार कर दिया था, जिनकी दलील निम्न प्रकार के थे। पहला दलील था कि कानूनी सिद्धांत ने सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में नहीं रखा, यानी ऐसे अधिकार है जिनका उपभोग हम समाज के स्वजन से करते हैं, लेकिन बहुधा कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती है, फिर भी वे अपनी जगह कायम तो रहते ही हैं। दूसरा ख नंबर में है, कानूनी सिद्धांत केवल उन अधिकारों को स्वीकार करता है जिन्हें राज तैयार किया है। मतलब कानूनी सिद्धांत केवल उन अधिकारों को स्वीकार करते हैं जिन्हें राज ने तैयार किया है। जिन्हें राज ने तैयार नहीं किया है उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। क्लोस्की का मानना था कि मनुष्य अधिकारों का उपभोग केवल राज्य के सदस्यों के रूप में नहीं करते, बल्कि बहुत से अधिकारों का उपभोग वे समाज के सदस्यों और समाज के अंतर्गत आने वाले संघों और संबंधों के कारण करते हैं। अब तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तीसरा पॉइंट, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत मूल रूप जर्मन विद्वान सेविग्री और पूचा, अंग्रेजी विद्वान सर हेनरी मैन और एडमंड बर्ग और अमेरिकी विद्वान जेम्स कार्टर की कृतियों के निहित है। इन चिंतकों ने स्थिति अपनाई वह यह थे कि सभी अधिकार राज और कानून के स्वरूप होते हैं, और राज तथा कानून का स्वरूप मूलभूत रूप से पूर्णतः ऐतिहासिक होता है। वे सभी इतिहास की उपज है। उदाहरण के लिए बर्ग ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के लोगों को अधिकार दिए, लेकिन वे अधिकार उनकी ऐतिहासिक सामान्य चेतना का अंग नहीं था। मतलब अधिकार तो दे दिया गया था, लेकिन उसकी सामाजिक चेतना का कोई अंग नहीं था। इसलिए क्रांति और राजा को मृत्युदंड दिए जाने के बाद वह व्यवस्था टिक नहीं पाई। यानी जो दिया गया था, वहाँ के लोगों ने राजा को मृत्युदंड दे दिया था, तो वो व्यवस्था खत्म हो गई, यानी टिक नहीं पाया। और क्रांति ने अधिनायकवाद का रूप ले लिया। अधिकारों को ऐतिहासिक ही उपज मानने वाले धारा की दृष्टि से प्रथा की कालांतर निखर कर अधिकारों को रूप लेती है। यदि कुछ अधिकारों की परंपरा चली आ रही है, और यदि ऐसे कुछ अधिकार है जिनका उपभोग के लोग अभ्यस्त हैं, तो लोग यह मानने लगते हैं कि उन्हें ये अधिकार चाहिए ही। दूसरे शब्दों में कहे तो उनको मूल रूप से चाहिए। चिंतन धारा के अनुसार अधिकार के वे हैं जिन्हें पीछे लंबी और कम से कम प्रसंगों में तोड़ी गई प्रथा का समर्थन है। से मालूम होता है कि ऐतिहासिक सिद्धांत रूप से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रहार है, और इसी तरह से विविध शस्त्र और विश्लेषणात्मक धारा की पुरानी रूढ़िवादियों की परंपरा स्थिति पुनः प्राप्त करने की कोशिश पर भी हमला था। अब बच्चों, चौथा है आदर्शवादी सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत का मानना था कि सभी अधिकारों का आधार नैतिक है, और न ही प्राकृतिक कार्यों, न कानून और न प्रथा आदि उनकी बुनियादी है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना ऐतिहासिक अंश होता है, और उसके व्यक्तित्व या अधिकारों को विकसित करने की आवश्यकता वह परिवेश प्रस्तुत करता है जो मनुष्य को अपनी नैतिक उत्थान की यात्रा में सहायता करता है। यानी हर व्यक्ति को अपने व्यवस्था बनाने की आधार होता है, और अपने आप को जीवन जीने का भी, उत्थान करने का भी जो बनाते हैं उसमें वो सहायता करता है। चूँकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समान लक्ष्य और अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज के हर व्यक्ति को अपने समान लक्ष्य होता है, कुछ लक्ष्य होते हैं, और व्यक्तित्व का विकास करने का भी लक्ष्य होता है। इसलिए इसका मतलब यह है कि अधिकार किसी समाज के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं, और व्यक्ति के अधिकार और अन्य लोगों के अधिकारों को मेल खाते हुए होते हैं। व्यक्ति के अधिकार सामान्य भलाई, संपत्ति करने का अंग भी होते हैं, और अधिकारों की मान्यता समाज देता है और लागू राज्य करवाता है। यानी अधिकारों की जो मान्यता है वो समाज देता है, लेकिन लागू करवाने का जो काम है वो राज्यों का है, और अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए सकारात्मक उदारवादी ग्रीन ने नैतिक सिद्धांत का समर्थन किया और अपने कल्याणकारी राज के विचार पर समर्थन देखा, लेकिन नैतिक सिद्धांत अधिकारों की
अवधारणा का आधार नैतिकता को बताता है, लेकिन सिलसिले में इस बात की ध्यान नहीं दिलाया गया। अब अगला पॉइंट है बच्चों, 5वां पॉइंट, अधिकारों का समाज कल्याणवादी सिद्धांत। इससे पहले विभिन्न अधिकार सिद्धांतों को, जैसे प्राकृतिक अधिकारों, कानूनी, आदर्शवादी, ऐतिहासिक अधिकारों का आधारित सिद्धांतों का संयोग था। इस सिद्धांत का विकास सकारात्मक उदारवादियों ने अपने कल्याणकारी राज के सुझाव का समर्थन करने के लिए किया था। इसमें टी.एच. ग्रीन, जी.डी.एच. कोल, एल.टी. हॉब्स हाउस, हेरोल्ड लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर ने इस चीज़ों की स्थापना की थी। उसके बाद अगला है, इसमें लॉस्की ने अपनी कृति ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों की अवधारणा पर कुछ टिप्पणियाँ की थी। उसमें पहला टिप्पणी ये है कि अधिकारों की अवधारणा समाज के संदर्भ में उदित होती है। दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी व्यक्ति समाज के सामाजिक भलाई के लिए जो कार्य करता है वो संदर्भ अधिकारों का दावा करता है और औचित्य सिद्ध कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, अधिकारों का राज्य द्वारा देय हक होते हैं। यानी अधिकार जो है राज्यों के द्वारा जो दिया गया होता है वो हक होता है उसका। और आखिरी इसका अगला पॉइंट है, चूंकि अधिकारों की स्थापना सामाजिक कल्याण की शर्त पर ही हुआ है, तो कुछ राज्य को अधिकार अवश्य सुनिश्चित करने चाहिए, इसे काम के आधार पर या विकास के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, राज्य के लिए संपत्ति के अधिकार को मर्यादित करना भी आवश्यक है। और उसके बाद छठा पॉइंट है बच्चों, अधिकारों का हाल का उदारवादी सिद्धांत क्या है। राज्य को नागरिक के लिए पराया नहीं होना चाहिए और दोनों के बीच सक्रिय और उचित संवाद होना जरूरी है। 20वीं शताब्दी के अंतिम चौकड़ी में अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत की एक नई लहर उठी, जिसका नेतृत्व जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक ने किया था, जिन्हें परंपरा के अन्य लेखकों ने भी प्रेरणा दी थी। रॉल्स का स्पष्ट ही केन्स की परंपरा के सकारात्मक उदारवादी थे, लेकिन रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवादी परंपरा के थे। क्लासिकी का पुनरावृत्ति रहेगी, जो नॉजिक से निर्बंध मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार पूंजीवाद की हिमायत करती है, लेकिन रॉल्स के पूंजीवाद व्यवस्था को सुरक्षित करने के कल्याणकारी अवधारणा की वकालत करते हैं। नॉजिक दावे करते हैं कि व्यक्तियों का अधिकार है और न कोई व्यक्ति या समूह उन्हें छू नहीं सकता है। अब उनकी राय में अलग अलग चीज़ें थी। अधिकारों का सम्मान करने का मतलब लोगों के सामने होने के अधिकार का सम्मान करना है और उन्हें सकारात्मक उदारवादी परंपरा में मान्य उचित व्यक्ति के कल्याण के अधिकारों को अमान्य कर दिया। लेकिन संपत्ति अधिकारों के ध्रुव दक्षिणपंथी अवधारणा की सभी कल्याण अधिकारों और राज्य द्वारा उनके संरक्षण को वर्णित कर देता है। इसमें बच्चों आगे का पॉइंट है, अधिकार के संबंध में जॉन रॉल्स के विचार क्या थे। जॉन रॉल्स की पुस्तक ऑथोरिटी जस्टिस 1971 को अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। रॉल्स मानते हैं कि सामाजिक नैतिकता और न्याय के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तियों के पास अपने लक्ष्यों और खुद को द्वारा चुने गए उत्तम जीवन को पाने के लिए जरूरी साधन हो। यानी जो लोग चुनते हैं जो अपने जीवन में काम करने के लिए, उसके पास वो साधन होना जरूरी है। रॉल्स मूल स्थिति का कल्पना करते हैं, जिसमें मानकर यह चला जाता है कि जहां समाज के दूसरे लोगों से मिलकर न्याय के ऐसे सिद्धांत के बारे में सहमत होना है जिनके हमारा समाज शासित होता है। रॉल्स का मानना है कि उपयोगिता ही तुलना में समझौता परीक्षण व्यक्तियों को बहुत गंभीर से लेता है। रॉल्स का यह तर्क है कि उपयोगितावादी गणना में किसी व्यक्ति पर विशिष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया है। व्यक्तियों के कल्याण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए व्यक्तियों का कल्याण ही कुल। अब इसके कई सिद्धांत दिए हुए हैं। इसमें एक पहला सिद्धांत ये है, प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा सम्मान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसे स्वतंत्रता के साथ निभा सकता हो। दूसरा ये है कि सामाजिक आर्थिक विषमता इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि इसमें हीनता के लोगों को अधिकतम लाभ होनी चाहिए। दक्षिणपंथी द्वारा रॉल्स के सिद्धांतों का आलोचना भी किया गया था। दक्षिणपंथी आलोचक ये मानते हैं कि रॉल्स के संसाधनों के विचार पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो योग्य और उत्तरदायित्व समुचित भूमिका को मान्यता देने के में नाकाम रहे। कुछ ऐसे लोगों को भी तुलना में ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और ज़्यादा बचत करते हैं, या कुछ आलसी लोग सामुदायिक कामों में प्रभावकारी योगदान देने में नाकाम रहते हैं। तो ये दक्षिणपंथी द्वारा रॉल्स के सिद्धांतों का आलोचना किया गया था। आलसी लोगों को यह मौका देती है कि मेहनती लोगों की का फ़ायदा उठाए। इसमें उसका मानना ये था दक्षिणपंथी का कि जो आलसी लोग होते हैं समाज के अंदर वो मेहनत तो करते नहीं है, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं
उसकी मेहनत का वो फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की व्यवस्था के सामाजिक असंतोष की बढ़ोतरी होती है। इस तरह की व्यवस्था से जो समाज में क्या होता है, असंतोष बढ़ जाता है और धीरे धीरे आर्थिक संसाधनों की कमी आने लगती है। अधिकार का स्वतंत्रतावादी सिद्धांत क्या है? आखिरी पॉइंट है नोजिक ने अपनी किताब में वो मानते हैं कि रॉल्स के विचार पर न्याय की प्रतिमान आधारित के साथ स्थिति संबंधी कल संकल्पनाओं के खिलाफ है और प्रतिमान अधिकार संकल्पना का से है जो किसी प्रतिमान या रूपरेखा पर आधारित सिद्धांतों के अनुसार किसी योजना को लागू करना चाहती हो। साथ स्थिति के अंतर्गत आने वाली संकल्पनाएं संसाधनों की एक स्थिति का वितरण द्वारा खास तरह से परम लक्ष्य को पाना चाहती है। जो नोजिक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त है, खासतौर पर व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार। मान के चलिए कि अगर हमारे पूर्वज के पास कुछ ज़्यादा संपत्ति थे, वो चले गए, तो फिर वो संपत्ति उसके बेटे के पास ट्रांसफ़र होगा, फिर वो भी गुजर जाएंगे तो उसके बेटे के पास ट्रांसफ़र होगा। तो वो ये लोगों का कुछ निश्चित संपत्ति का अधिकार होता है। अधिकारों के किसी तरह के दखल देने या किसी उपेक्षा की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जी, जिसके पास जो अधिकार है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का न्यायपूर्ण अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार हासिल करता है तो ये उनका हक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें ये दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उस संपत्ति के हकदार किसी दूसरे व्यक्ति से न्यायपूर्ण स्थान के सिद्धांत के अनुसार हासिल करता है तो वह हकदार होता है। अब उनका आलोचना यह है कि हमें सिद्धांत क्यों मानना चाहिए। नैतिकता लोगों को इस तरह सीम अधिकार दिए जाने की मांग करती है। अधिकारों के समुदाय लोगों दूसरे के कल्याण के सरोकारों के मुकाबले इतना ज़्यादा महत्व कैसे दिया जा सकता है। यदि किसी के अलावा उस स्थिति में क्या होता है जब बाजार में अर्थव्यवस्था में दखल देने के अर्थव्यवस्था का अधिकार विकास हो और स्वतंत्रतावादी की इजाज़त हो। लास्ट पॉइंट है बच्चों, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या था। इन शब्दों का कुछ भाषा दोष से ग्रस्त है क्योंकि मार्क्सवादी वस्तुतः अधिकारों का कोई अलग सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, लेकिन अधिकारों की उदारवादी बुजुर्गवा यह अवधारणा का जबरदस्त आलोचनात्मक विवेचन है। मार्क्स का मत था कि आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानताओं को जन्म देती है और संविधान में प्रदत्त उत्तरवादी अधिकारों का निरर्थक बना देती है। अधिकारों की बुजुर्गवा अवधारणा का आलोचना करते हुए मार्क्स ने निम्नलिखित बातें कही थी। कुछ बातें कही थी, उसमें पहला ये था कि किसी उदारवादी सिद्धांत का व्यवस्था अधिकारों की समानता सामाजिक न्याय प्राप्त करने की आवश्यक शर्त होती है। इसके पैसे की ताकत होती है, उस वजह धनी लोगों को हमेशा संरक्षण प्राप्त रहता है और उनकी गरीबी से विचित्र ढंग से न्याय किया जाता है। इसलिए मार्क्स ने घोषणा की उदारवादी व्यवस्था में प्रत्येक अधिकार समानता और समानता का अधिकार होता है। तीसरा है इनका, राज्य द्वारा संवैधानिक ढंग से दिए गए अधिकार कभी भी वास्तविक अधिकार नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें ये वास्तविक अधिकार अस्तित्व के लिए समाज के आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक विकास पर निर्भर है। इसलिए अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण नहीं थे जितनी कि क्रांतिकारी संघर्ष द्वारा एक वर्गविहीन समाज की स्थापना है, जो एक सामाजिक आर्थिक और संरचनात्मक अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है। अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ हैं। प्रथम पीढ़ी संबंध पर नागरिक राजनीतिक अधिकारों से है। मूलतः व्यक्ति राज्य की ज्यादतियों से बचना है। प्रथम पीढ़ी का अधिकार नागरिकता राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संविदा प्रदान किए गए हैं। इसमें मुख्य है अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और दक्षता और पराधीनता का मुक्ति पाना। दूसरा पीढ़ी है मानव अधिकार का संबंध समानता से है। इस प्रकार अधिकारों के दरवाजे 1917 में पूर्व सोवियत यूनियन ने खोले। इस अपने संविधान में कई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निहित किया था। सकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है इससे। और तीसरी पीढ़ी है अधिकार के अनिवार्यता भाईचारे पर बल देते हैं। एकात्मक अथवा भाईचारे के अधिकार भी कहा जाता है। तृतीय पीढ़ी के मानवीय अधिकार अभी आधिकारिक नहीं है। इनमें कई तरीके के अधिकार निहित किए गए हैं, जैसे कि समूह अधिकार या फिर सामूहिक अधिकार, आत्मनिश्चय का अधिकार या फिर आर्थिक या सामाजिक विकास का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, संप्रेषण का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भाग लेने का अधिकार, अंतरपीढ़ी समानता और संप्रेषण का अधिकार। तो बच्चों ये तीसरी पीढ़ी का है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम इसी तरह
सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।